नाउ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, व्हाट बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ व्हाट, फॉरवर्ड चार्ज, इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। इसके पहले आपने क्या देखा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज दोनों देखा। अभी क्या बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है, सर्विसेज। नाउ सर्विसेज में भी फॉरवर्ड चार्ज, विच चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में सबको पता है जीएसटी सप्लायर, सप्लायर क्या करेगा, जीएसटी रिसिपिएंट से कलेक्ट करेगा और डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को, बराबर है। तो सप्लायर जीएसटी क्या करता है, रिसिपिएंट से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, बराबर है। मतलब वहां सप्लायर का लाइबिलिटी है कि गवर्नमेंट को उसको डिपॉजिट करना है, क्या, जीएसटी डिपॉजिट करना है, जो उसने जीएसटी इससे कलेक्ट किया है, रिसिपिएंट से, ठीक है। दैट इज व्हाट फॉरवर्ड चार्ज। सो अंडर सेक्शन क्या बेटा, अब इधर क्या हो गया, देखो गुड्स में सेक्शन क्या था अपना, सेक्शन 12 था, इधर सेक्शन है 13 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, ठीक है। तो आ जाओ, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज है अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। अब उसमें क्या है बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, सिंपल फंडा है, सिंपल। देखो इतना सब मत देखो, एकदम सिंपल बताओ क्या बोलता है, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सीधा सा सवाल है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, व्हाट, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, क्या इश्यू ऑफ इनवॉइस का डेट क्या है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। मतलब इस केस में देखो, अभी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में, जो गुड्स का केस पड़ा था फॉरवर्ड चार्ज में, उसमें क्या होता था, एडवांस पेमेंट पे, एडवांस पेमेंट हम जीएसटी के लिए कंसिडर नहीं करते थे, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई के लिए एडवांस पेमेंट कंसिडर नहीं करते थे, ठीक है। बट टाइम ऑफ सप्लाई के केस में, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में वी हैव टू कंसिडर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का डेट, ठीक है। मींस डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, एडवांस पेमेंट हम कंसिडर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, क्या बोलता है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये दोनों डेट को कंपेयर करो, ये दोनों में से जो अर्लियर होगा वही होगा टाइम ऑफ सप्लाई, बस। मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये दोनों डेट को कंपेयर करो, जो अर्लियर होगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, हो गया, खत्म, फिनिश, ठीक है। क्या, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, दोनों डेट को कंपेयर करो, जो डेट अर्लियर होगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, फिनिश, समझा, बराबर। अब देखो थोड़ा डिटेल में इसके, अब ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में फॉरवर्ड चार्ज में तो ये आता नहीं है, लेकिन रिवर्स चार्ज में था ना, रिवर्स चार्ज में। तो आ जाओ पहले ये वाला चीज देख लो, इसमें क्या बोलता है कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो है, उसमें भी डेट कौन सा लेना है। देखो जब भी बुक में एंट्री हुआ है, जब भी आपने बुक में एंट्री किया है, या जब भी बैंक में एंट्री हुआ है, बुक एंट्री और बैंक एंट्री, डेट ऑफ बुक एंट्री एंड डेट ऑफ बैंक एंट्री, विच एवर इज अर्लियर, सिंपल। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में क्या लेना है अपने को, बुक एंट्री और बैंक एंट्री, विच एवर इज अर्लियर। बुक की एंट्री और बैंक की एंट्री कंपेयर करो, डेट कंपेयर करो, जो अर्लियर होगा वही हो जाएगा आपका क्या, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, सिंपल, याद रहेगा। इसका केस तो ठीक है, हो गया। हाँ, अब सवाल ये उठता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होना चाहिए, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो सिंपल है बेटा, आपको इनवॉइस कब तक इश्यू करना है वो देख लो, उसके लिए प्रिस्क्राइब डेज है, उसके लिए एक प्रिस्क्राइब डेज है, जैसे लाइक 30 डेज। मतलब जब भी आपने सर्विस सप्लाई की है, जिस दिन आपने सर्विस सप्लाई किया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज किया है या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है, बराबर है, उस दिन से लेके सर्विस सप्लाई कर दिया, आज से लेके 30 दिन के अंदर आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, 30 डेज के अंदर, ऑन और बिफोर 30 डेज, ठीक है। 30 दिन के अंदर आप इनवॉइस इशू कर दो, अब 30 दिन के अंदर कभी भी कर दो, बराबर है, बेटा वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो कभी भी करो, जिस डेट पे करोगे वही डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा, दैट्स इट, बराबर है, 30 डेज नॉर्मल केस में। लेकिन जो बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इंक्लूडिंग एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये सब, तो जो भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको टाइम दिया है 45 डेज का,
उनके लिए टाइम कितना है बेटा 45 डेज। मतलब उन्होंने जब भी सप्लाई ऑफ सर्विस किया है या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज किया है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है, उस दिन से लेके 45 डेज तक वो इनवॉइस इशू कर सकते हैं। वो प्रिस्क्राइब डेज है, ऑन और बिफोर 45 डेज, 45 दिन तक वो क्या कर सकते हैं, या तो 45 डेज या तो उसके पहले आप इनवॉइस इशू कर दो। जब भी इशू करोगे 45 डेज के अंदर, वही आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा, दैट्स इट, बराबर है। लेकिन नॉर्मली अपने को जनरल केस होता है, जनरल केस मतलब कितना डेज, 30 डेज। कौन सा जनरल केस मींस व्हाट बेटा, 30 डेज का केस, ठीक है, 30 डेज याद रखना। तो क्या बोल रहा है बेटा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या बोल रहा है इन जनरल केस में, 30 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए जब आपने प्रोविजन ऑफ सर्विसेज किया है या कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज किया है या सर्विस सप्लाई किया, सर्विस सप्लाई किया, उसके 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना है। तो 30 दिन के अंदर जब भी आप इनवॉइस इशू करोगे जिस डेट पे, वही हो जाएगा आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, दैट्स इट, बराबर। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस वो हो जाएगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब उसी को कंपेयर किससे कर लो, ये जो अर्लियर डेट आया था ना, बुक एंट्री और बैंक एंट्री से कंपेयर करो। समझो ये आपका डेट आ गया 1 अक्टूबर और इधर डेट है आपका 1 नवंबर, तो दोनों में से अर्लियर कौन सा है, ये अर्लियर है, तो यही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, बस यही हो जाएगा अपना टाइम ऑफ सप्लाई, फिनिश, बराबर, क्लियर। तो ये अपना फंडा है, याद रखना। लेकिन बेटा अगर आपने सर्विसेज का प्रोविजन जो किया था या जब भी सप्लाई की थी सर्विसेज की, सर्विसेज सप्लाई किया आपने, लेकिन 30 दिन के अंदर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, यू हैव नॉट इशूड इनवॉइस विद इन प्रिस्क्राइब डेज, प्रिस्क्राइब डेज मतलब 30 डेज के अंदर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, या बैंकिंग कंपनी है तो 45 डेज के अंदर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, बैंकिंग या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके केस में 45 डेज है, बट इन जनरल 30 डेज है नॉर्मल। तो समझ लो अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया विद इन प्रिस्क्राइब डेज, अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया विद इन प्रिस्क्राइब डेज, तो 30 डेज का जो डेट, जो डेज प्रिस्क्राइब्ड है उस दिन तक या 30 डेज के अंदर तक आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, फिर क्या, देन व्हाट, अरे बाबा जो प्रिस्क्राइब डेज था, बराबर है, आज सर्विस सप्लाई किया है, राइट है, आज से लेके 30 दिन तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था ना आपको, नहीं किया, ओ माय गॉड, अब क्या, नाउ व्हाट टू डू, अब क्या होगा रे बाबा, इनवॉइस इशू नहीं किया, कोई बात नहीं, उसके लिए भी है। अगर आपने 30 डेज तक इनवॉइस इशू नहीं किया, बराबर, जो प्रिस्क्राइब डेज है दैट इज 30 डेज तक आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, इनवॉइस इशू नहीं किया, बिल इशू नहीं किया, तो क्या बोल रहा है गवर्नमेंट ने, क्या बोला, अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया ना, तो जो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है, क्या बड़ा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, राइट, इफ नॉट इशूड विद इन 30 डेज, प्रिस्क्राइब डेज जो है उस दिन तक, बराबर है, 30 डेज तक आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो जो डेट है प्रोविजन ऑफ सर्विस की या कंप्लीशन ऑफ सर्विस की, वही डेट आप टाइम ऑफ सप्लाई लोगे, दैट्स इट, मतलब वही डेट आप इधर लोगे, फिर उसको कंपेयर किससे करोगे, किससे कंपेयर करोगे, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट से, ये डेट से, फिर ये दोनों में से जो अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया 30 डेज तक, तो कौन सा डेट लेना है अपने को, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा इन सच केस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, दैट डेट विल बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, वही डेट इशू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा। अगर आपने प्रिस्क्राइब डेज दैट इज 30 डेज के अंदर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, नहीं किया, सो एट दैट टाइम व्हाट विल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, उस दिन देखो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ऐसे केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, क्या हो जाएगा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो जो प्रोविजन ऑफ सर्विस है या कंप्लीशन ऑफ सर्विस है, वही डेट आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बन जाएगा, राइट। फिर उस डेट को समझो, ये डेट आ गया आपका
क्या आ गया, समझो 5th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। और इधर आपका जो डेट है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वाला, वो डेट है 7th ऑफ सितंबर है, समझो 7 सितंबर, ठीक है। अब यहाँ डेट आ गया आपका 5th ऑफ अक्टूबर, और यहाँ जो डेट है वो क्या है, 7th नवंबर। अब ये तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हो गया। क्यों डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हो गया? क्योंकि आपने प्रिस्क्राइब डेज के अंदर इनवॉइस इश्यू नहीं किया, मतलब 30 डेज के अंदर इनवॉइस इश्यू नहीं किया, इसलिए जो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस था या जो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस था, वही डेट आपका क्या बन गया, टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब वही डेट आपका डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हो गया। क्योंकि आपने 30 डेज के अंदर इनवॉइस इश्यू नहीं किया, इसलिए डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस का जो डेट है, वही डेट आपका क्या बन जाएगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बन जाएगा, ठीक है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अब इसको आप किससे कंपेयर करोगे, वही डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से, जिसमें आप देखते ही हो क्या होता है, बुक एंट्री और बैंक एंट्री विच एवर इज अर्लियर। तो इसका डेट जो था वो था 7th ऑफ सितंबर। अब इसको कंपेयर करो, तो कंपेयर करो, अब इसमें से जो विच एवर इज अर्लियर होगा, अर्लियर कौन सा है, 7 सितंबर। अब यही जो अर्लियर है 7 सितंबर ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। दिस विल बी व्हाट, टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब 7 सितंबर से आपकी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो गई, बराबर है। तो ये 7 सितंबर आपका क्या हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब आपकी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो गई है, ठीक है, इसलिए फटाफट पे कर दो, लेट मत करो, ठीक है। तो ये अपना केस है बेटा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज का, जो कि सबके माइंड में एकदम क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। समझा, मालूम पड़ गया, अब याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं, पक्का। एक बार फटाफट फिर से क्विक रिव्यू करा दो, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ व्हाट, फॉरवर्ड चार्ज, अंडर सेक्शन क्या है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सिंपल है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों डेट में से जो अर्लियर होगा वही डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, खत्म। अब सवाल ये उठता है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में क्या, वही बुक में कभी एंट्री हुआ है और बैंक की एंट्री, बुक एंट्री एंड बैंक एंट्री, वो दोनों एंट्री में से जो डेट पहले है, बुक एंट्री का डेट या बैंक एंट्री का डेट, वही डेट आपको लेना है, सिंपल। जैसे इधर डेट ले लिया आपने 7th ऑफ नवंबर। एक एग्जांपल और ले दो ना, बुक एंट्री में आपने समझो क्या डेट डाला है, 10th ऑफ सितंबर, 10th ऑफ सितंबर, और बैंक एंट्री में आपने डेट डाला है 7th ऑफ सितंबर, नवंबर नहीं सितंबर, ठीक है। तो अब ये दोनों में से अर्लियर कौन सा हो गया, 7th ऑफ सितंबर। तो 7th ऑफ सितंबर आ गया इधर डेट। अब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस में क्या हो जाएगा, अगर प्रिस्क्राइब डेज दिया है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस मतलब जब भी आपने सर्विस सप्लाई किया है या प्रोविजन ऑफ सर्विस है, उस दिन से लेके 30 दिन तक, ठीक है, मतलब 30 डेज तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। जब भी आपने सप्लाई किया है सर्विसेज का या प्रोविजन ऑफ सर्विस है, तो 30 दिन तक, 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है। और बैंकिंग कंपनी के लिए या एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एनबीएफसी के लिए कितना डेज है, 45 डेज। तो आपको 30 डेज तक इनवॉइस इशू करना है। जब आपने क्या सप्लाई ऑफ सर्विस की है उस दिन से लेकर 30 दिन तक आपको इनवॉइस इशू करना है। अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया 30 दिन तक, तो जो डेट होगा वही डेट आपका क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो जैसे इधर हमने ले लिया क्या, 7th ऑफ नवंबर, ठीक है। तो ऐसे केस में 7th ऑफ नवंबर आ गया। समझो आपने जब भी सप्लाई किया है उस दिन से लेके कभी 30 दिन तक आपने इनवॉइस इशू कर दिया, तो 7th ऑफ नवंबर को आपने इनवॉइस इशू कर दिया, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करो दोनों से, ये तो एडवांस पेमेंट हो गया, पहले ही पेमेंट कर दिया आपने। 7th ऑफ नवंबर, 7th ऑफ सितंबर, तो कौन सा अर्लियर है, 7th ऑफ सितंबर। तो यही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, खत्म, बराबर। लेकिन अब सवाल ये उठता है बेटा कि अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया विद इन 30 डेज या 45 डेज, किसके केस में, बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में, अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया विद इन प्रिस्क्राइब डेज, तो क्या होगा, इफ नॉट इशूड विद इन प्रिस्क्राइब डेज, इन सच केस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा टाइम, ये इन सच केस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगा,
भाई अगर आपने प्रिस्क्राइब डेज के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा? तो वो टाइम पे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या लेंगे आप? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। जो प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट था या कंप्लीशन ऑफ सर्विस का जो डेट था, वही आपका क्या हो जाएगा बेटा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। फिर इस डेट को समझो, ये आपका डेट एज्यूम कर लेते हैं, अभी हमारा 10th ऑफ अक्टूबर हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने समझो इनवॉइस इशू नहीं किया था, तो आपने क्या लिया, एक एग्जांपल ले रहे हैं, समझा, 10th ऑफ अक्टूबर का एग्जांपल ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 10th ऑफ अक्टूबर आपका डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस था, तो यही डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या हो जाएगा बेटा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। अब इसको, ये डेट और ये डेट को कंपेयर करो, ये डेट को कंपेयर करो दोनों डेट को, तो कौन सा डेट अर्लियर है? कौन सा डेट अर्लियर है? राइट, सो अर्लियर डेट कौन सा हो गया? 7th ऑफ September, 7th of September. So this 7th of September will be what? Your time of supply. ये 7th of September क्या हो जाएगा अपना? टाइम ऑफ सप्लाई, बराबर है, विच एवर इज अर्लियर, राइट। तो ये जो डेट है और ये डेट, दोनों में से जो अर्लियर होगा दैट विल बी व्हाट? टाइम ऑफ सप्लाई। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? मालूम पड़ गया? सो ये माइंड में एकदम फिक्स रखना, ओके, क्लियर बेटा? तो ये याद रहेगा ना पूरा अच्छे से? पक्का? लॉक कर दूं? ठीक है, सिर्फ याद रखना, अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू नहीं किया, प्रिस्क्राइब डेज के अंदर इशू नहीं किया, तो क्या डेट लेना है अपने को? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस का डेट हो जाएगा, उसको डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से कंपेयर कर लो, फिर दोनों में से जो अर्लियर होगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। फिनिश, क्लियर, ओके, पक्का? नाउ व्हाट? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉरवर्ड चार्ज का देखा आपने, अब देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। व्हाट बेटा? इन केस ऑफ व्हाट? रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज तो सबको पता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको हम शॉर्टकट में प्यार से क्या बोलते हैं? RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बराबर है। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सबको पता है क्या होता है बेटा? जीएसटी कौन डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को? रिसिपिएंट, रिसिपिएंट सप्लायर ने, रिसिपिएंट की लाइबिलिटी है, ठीक है, वो जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। रिसिपिएंट मतलब जो सर्विस रिसीव कर रहा है, ठीक है, राइट, जिसको आप समझने के लिए बोल सकते हो कस्टमर, राइट है। चलो, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन, इसमें क्या होगा? अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। व्हाट? अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज का क्या था? सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। रिवर्स चार्ज का क्या है? सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, ठीक है। तो आखिर क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगा इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज? तो क्या होगा बेटा? अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब सिंपल सा फंडा है, देखो, बुक एंट्री, क्या बेटा? बुक एंट्री और बैंक एंट्री, ये तो वही आ गया। पहले क्या देखो? डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक एंट्री, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब वही बुक एंट्री, और ये क्या? बैंक एंट्री। बुक एंट्री और बैंक एंट्री, दोनों में से जो डेट अर्लियर होगी पहले वो ले लो, ठीक है, बुक एंट्री और बैंक एंट्री, राइट है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्या देखना है? 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। देखो गुड्स के केस में क्या था? रिवर्स चार्ज के गुड्स के केस में 31st डे था। सर्विस के केस में, जो रिवर्स चार्ज का केस है सर्विसेज का, उसमें क्या हो गया? 61st डे। 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, याद रखना, क्या बड़ा? 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो जब भी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जो भी है, बराबर है, 61st डे ले लो, उस दिन से 61st डे, राइट, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, वो डेट ले लो और फिर यहां से कंपेयर कर लो, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। ये जो डेट समझो, यहाँ बुक एंट्री और बैंक एंट्री में आपका क्या डेट आ रहा है? समझो 1st ऑफ सितंबर का डेट है अर्लियर। बुक एंट्री और बैंक एंट्री, एक एग्जांपल देता ना, जैसे बुक एंट्री आपका क्या था? 1st ऑफ सितंबर था इधर, और बैंक एंट्री आपका क्या था? 5th ऑफ सितंबर। तो दोनों में से जो अर्लियर है वो क्या हो गया?
1 सितंबर, ठीक है, ये आ गया। फिर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, बराबर है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस से 61st डे, तो चलो वो 61st डे हमने ले लिया, एज्यूम कर लिया आपका 61st डे पूरा काउंटिंग करके, एक एग्जांपल हमने ले लिया इधर, समझो 1 नवंबर, क्या ले लिया, 1 नवंबर, ठीक है। अब बताओ, अब क्या बोल रहा है ये, विच एवर इज अर्लियर, क्या आया था इधर बुक एंट्री और बैंक एंट्री में, अर्लियर डेट क्या था, बुक एंट्री एंड बैंक एंट्री में 1 सितंबर, ओके, और 61st डे आपका क्या है, 1 नवंबर, ठीक है। अब दोनों में से क्या बोल रहा है, जो अर्लीस्ट होगा, अर्लीस्ट कौन सा है, अर्लीस्ट कौन सा है, 1 सितंबर, तो 1 सितंबर ही आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो 1 सितंबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, टाइम ऑफ सप्लाई, दैट्स इट, बराबर है, 1 सितंबर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, हो गया, फिनिश, समझा, मालूम पड़ गया। तो यहां याद रखना, रिवर्स चार्ज के केस में, बराबर है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज 61st डे रहेगा, और गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज रहेगा तो 31st डे, तो ये मेन याद। नाउ द नेक्स्ट केस इज व्हाट, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स, वाउचर का केस आ गया, टाइम ऑफ, जब वाउचर मिलता है ना, वाउचर आपको, ठीक है, उस वाउचर को रिडीम भी कर लेते हो आप कुछ खरीदने के लिए, तो द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो गुड्स के लिए क्या हो जाएगा, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 फॉर गुड्स, और सर्विसेज के लिए क्या हो जाएगा, सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, वाउचर एक्सचेंजेबल के केस में। तो क्या बोल रहा है, समझो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज आइडेंटिफिएबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, समझो आपको वाउचर इशू किया गया, राइट है, और वो वाउचर में आइडेंटिफिएबल है कि वो वाउचर से आप क्या खरीद सकते हो, आइडेंटिफिएबल है, जैसे वो वाउचर से आप किसी भी मॉल में जाके शू खरीद सकते हो या क्लोथ खरीद सकते हो, बराबर है, वो वाउचर स्पेसिफाई कर रहा है कि इस वाउचर से आप क्या बाय कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वो वाउचर स्पेसिफाई कर रहा है, आइडेंटिफिएबल है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप उससे क्या खरीद सकते हो, तो वो टाइम पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, जिस दिन वो वाउचर इशू हुआ है वही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब उसी दिन से जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो अगर कोई भी वाउचर आपको इशू हुआ है, वो आइडेंटिफिएबल है, मतलब उससे ये मालूम पड़ रहा है कि उस वाउचर से आप स्पेसिफिकली क्या खरीद सकते हो, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ दैट वाउचर विल बी व्हाट, जिस दिन वो वाउचर इशू हुआ है वही हो जाएगा उसका टाइम ऑफ सप्लाई, सिंपल, फिनिश, बराबर। और अदर केसेस में, अब समझो बहुत सारे वाउचर ऐसे होते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं होता, खाली बोलते हैं आप 1000 तक इसको रिडीम कर सकते हो, 1500 तक रिडीम कर सकते हो, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा गुड्स खरीदना है, खरीद सकते हो, 1500 का कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, ऐसा है, आइडेंटिफिएबल नहीं है। सो अदर केसेस वेयर वाउचर इज नॉट आइडेंटिफिएबल, तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, जिस दिन आप उस वाउचर को रिडीम करोगे, रिडीम, जिस दिन आप उस वाउचर से खरीदारी करोगे, ठीक है, रिडीम करोगे, वही दिन डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर क्या हो जाएगा बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई, बस। तो सिंपल सा फंडा, अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है, वाउचर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या खरीदना है, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, बराबर है। लेकिन आइडेंटिफिएबल नहीं है कि क्या स्पेसिफिकली खरीद सकते हो, बराबर है, तो वो टाइम पे आपका डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट, बराबर है। डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर मतलब जब वाउचर आप रिडीम करोगे वही डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, इन केस कभी उनसे केस में जब वाउचर इज नॉट आइडेंटिफिएबल, दैट्स इट,